ठीक है दोस्तों, अब जो चैप्टर शुरू होने वाले हैं सबसे ज्यादा सेल फाउंडेशन में जिसे कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट माने जाते हैं, चैप्टर माने जाते हैं, और इसका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों को यही दूंगा क्योंकि लाइव अटेंड कर रहे हैं, सारे प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो ही जाएगा, तो लाइव सेशन ये नहीं रहेंगे। मेक श्योर कि आपको ऑनलाइन सारे देखने होंगे, चैप्टर लाइव में नहीं जाएगा। आप आराम से देखिए, जब आपको टाइम रहेगा देखिए पूरा देखिए। 5 चैप्टर करने ऐसे समझ के चलना, ये 2 ही चैप्टर, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट 2 यूनिट है। इसके एमसीक्यूज अगर आपको जम गए तो 60 में से इकोनॉमिक्स में आप 50 के ऊपर आराम से जाओ, ये 2 चैप्टर। और इसके एमसीक्यूज नहीं जमे इन 2 चैप्टर के तो आपकी लग जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जो मीटर घूमता है ना, ये 2 चैप्टर पे डिपेंड। ये बहुत सिंपल, कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बट इसमें बहुत ज्यादा कर्व्स है, और जहां पे कर्व आता है ना, बच्चा डिमोरल हो जाता है, यार मेरे को ये आएगा नहीं। और फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इसके शॉर्ट फॉर्म है KMR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, और वहीं पे ना फिर लग जाती, फिर वो काम ही नहीं करता। तो जितना अभी लेट चालू हो रहा है, रिविजन की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक श्योर कि आप इतना परफेक्ट करो, ऐसे नहीं कि आज झाले महिना लावून जाईल मग तुम्ही ते पहिला लेक्चर विसरून गेला। आपका डिसिप्लिन और आप सीरियस हो ही चुके हो कि अब टाइम कम है कंपेरेटिव। नोटबुक बनाने का, एमसीक्यूज टाइम टू टाइम सॉल्व करने का तुमको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को भी दूंगा, बट अभी जितने उतने ही सफिशिएंट है मॉड्यूल के और तुम्हारे पास जो नोट्स है उसके। थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट टोटल न्यू है लेकिन मैनेजेबल। चौथा चैप्टर जो बच रहा है वो आपने देखा हुआ है 12वीं में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन वही है, मोनोपोली वही है, पर ओलिगोपोली वो भी है। पूरा का पूरा 12वीं का चैप्टर है। फिर डिफरेंस क्या है सर, इसमें क्या दिया हुआ है, अगेन कर्व्स, कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन है ना। और बताने को तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बात कहूँ कि इसका एक एमसीक्यू मैं आपको कहूंगा और मैं दिखाता हूँ, आप 12वीं के बेसिस पे इसका आंसर दे पाओगे ऐसे मुझे लग रहा है। चैप्टर बहुत सिंपल है ये दोनों, लेकिन बच्चे इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं क्योंकि रेगुलर नहीं पढ़ते या फिर पहले ये चैप्टर पढ़े हुए। सीन क्या है सर, देखना आपको ना ऐसा डेटा दिया होगा, और ये एमसीक्यू आई थिंक सो या आपने किया भी रहेगा या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में भी किया था, आगे वो परफेक्ट कंपटीशन का ही है। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है पता है, एक आंसर है उसका कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। बराबर, मार्केट फोर्स में क्या है, 2 चीजें, एक आपका डिमांड और एक क्या बेटा, सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, और एक तरफ रहेगा तुम्हारा प्राइस। और ऐसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन दिया प्राइस में वो देते हैं 100, 200, 300, 400 और 500, ऐसा आपका प्राइस दिया जाता है। डिमांड में आपको दिया जाएगा 5000, 4000, ये चैप्टर अगर इको का कर लेना बेटा, ये 2 चैप्टर इक्विवेलेंट, तो तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस इको का इन्हीं पे बेस करता है। ये सवाल होगा परफेक्ट कंपटीशन में कौन से प्राइस से गुड्स बेचे जाएंगे, और आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन से प्राइस पे परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स बेचे जाएंगे, ऐसे सवाल। आंसर इज दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हेन डिमांड इज इक्वल टू क्या मालिक, सप्लाई, दिस प्राइस इज नॉन एज दिस प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस पे ही परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सेल किया जाता है प्रोडक्ट को। हाँ, कंसेप्चुअल जो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल ये सवाल हो सकता है कि इसके ऊपर क्यों नहीं बेचेगा भाई, या इसके नीचे क्यों नहीं बेचेगा। बिना इकोनॉमिक्स के थियरी पढ़ा ऐसे पढ़ा मान शायद तुमको इंटरेस्ट भी है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं कि नहीं होते, हाँ या ना, यस। क्या परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं कि नहीं होते, यस। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। 12वीं की बात। क्या परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस होता है या मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट प्राइस रहेगा, सिंगल। क्या परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट है या हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट है, होमोजीनियस ज्यादा मतलब सेम नेचर। टोमेटो मार्केट है तो सिर्फ टोमेटो ही रहेंगे, उसे में परफेक्ट कंपटीशन का होगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसमें क्या हुआ, ये टोमेटो मार्केट में है, 100 रुपया प्राइस चल रहा है, कितना बेटा, 100 रुपया, और हर बंदा सेल करते वक्त 100 रुपए में ही कर रहा है। ये मैं रीजन दे रहा हूँ, ये मॉड्यूल में लिटरली लिख के दिया है, 1-1.5 पेजेस का डिस्कशन, और पढ़ाते वक्त तो मैं कब पढ़ा होगा और तुमको डेफिनेटली बोल होगा।
लेकिन वही चीज अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम लॉजिकली बोलोगे कि हाँ देखते हैं कितना सही है। इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, सपोज टू चेक 300। जस्ट इमेजिन यहाँ पे मैं 300 ही करता हूँ, तो आप इसे रिलेट भी करो। तो 300 पे तो सब बेच रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक भाई साहब को लग रहा है कि मुझे बेचना है 100 रुपए, क्या होगा? सारे लोग किधर आएंगे? 100 के पास, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो लॉजिकली इसने 100 किया ना, तो ये बैठेगा नहीं, ये सब कितना कर देंगे। तो ज्यादा देर तक ये बेनिफिट लेने भी नहीं वाला है, क्योंकि इसमें प्राइस को फॉलो किया जाता है। किसने किया? तो ये लोग पागल है क्या 100 नहीं करेंगे? अगर सारे लोग उधर जा रहे हैं तो ये कर देंगे, तो इसका 100 करके कुछ फायदा नहीं होगा, सबका नुकसान। कम करेगा नहीं, क्योंकि कम किया तो सब करने वाले, इसको बेनिफिट मिलेगा। लॉजिकली वो 400 कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के मार्केट पे इसने 400 किया, तो ये 400 तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके कस्टमर सब इधर भाग बढ़ाते वक्त बाकी लोग नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन कम किया तो ये से एक सवाल आएगा आपको कि परफेक्ट में कब फॉलो किया जाएगा, जब प्राइस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा। बढ़ेगा तो बाद में जाओ, तेरे कस्टमर निकल गए हमारे पास आएंगे, हमारा फायदा, हम काय को बढ़ाएं, और लॉजिकली ये बढ़ाएगा भी। इसीलिए मैक्सिमम टाइम तक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस चेंज नहीं होता। कोई लोग ऐसे करते हैं, ये बात परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिर वो चार्ट बनाते हैं, फिर वो अलग अलग डिस्कशन है, तो बहुत लेंदी उन्होंने घुमाया हुआ है इस चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 की बात है, सिंपल। कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ा दिया है लोगों ने, या फिर अलग अलग पास सीनियर स्टूडेंट्स ने, लेकिन वो है नहीं। अगर तुम जैसे कि चैप्टर नंबर 5 बहुत बोली के लोगों को नहीं समझता, लेकिन हमने जितना आराम से किया, तुमने एमसीक्यू उस दिन किए ना तो समझेगा, क्योंकि तुमने लेटेस्ट पढ़ा है ना, तुमको पता है यार एमसीक्यू है क्या। तुम अगर एक महीने बाद दोगे, तुमको आगे समझेगा कि लीडिंग इंडिकेटर क्या, लैगिंग क्या, एंड कॉन्करेंट क्या, ये वर्ड तुमको अजीब गरीब लगेगा। तो तुम होशियार हो, अगर तुमको पहले दिन का समझ रहा है, तो सिर्फ रिविजन में टाइम दो बेटा। ये एक बात है। परफेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या रहता है, यहाँ पे ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब किसी को अलग प्राइस, मतलब उसके मन की बात। तो यहाँ पे वो अलग सा तुमको रूल देंगे, कर्व देंगे, फिर ओलिगोपोली आएगा। तो ऐसे ये चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 4, जिसके आपको अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं, जिसके आपको अलग अलग यूनिट, जिसके आपको अलग अलग यूनिट दिए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ये वाला जो मैंने बताया, इसमें तो 12वीं है पूरा टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना। वो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रीजनल, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, तो ये पूरा 12, ये जो मैंने बताया वैसे। और प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, इससे पहले मैं प्रोडक्शन पे लेके जाऊँ। थियरी ऑफ प्रोडक्शन एकदम सिंपल गेम, कि याद रखना प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे पीपी, प्रोडक्शन फ्रंटियर टर्म करके आएगा, पीपीसी करके, बहुत सिंपल है। बट आपके लिए सब नया है। थियरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या? इसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक बहुत बड़ा टेबल आता है। जस्ट आपको डेमो देने के लिए मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, डरना मत। ये चैप्टर सिंपल है, और इन दो चैप्टर का ही मार्केट में अगर डर है तो इन्हीं दो चैप्टर। पहला चैप्टर फालतू छोटा होता है, पांचवा छोटा होता है, रह क्या गया दूसरा, दूसरा 12 में कवर हो जाता है, तीसरा और चौथा 60 मार्क्स की बात है। इसमें तुमको मैं टेबल दिखा हुआ, अगर मुझे जल्दी मिल गया तो तुमको, अगर मिला तो मुझे बताना प्लीज। जितना मेरे को पता है टेबल इसी चैप्टर में है या पहले में? 3.1 पे गया था, पहले यूनिट में, मतलब पहले यूनिट में है ना। 3.18, ठीक है। देखो देखो, अभी तुमको बताओ, ये मेरा तीसरे चैप्टर का, जब बता रहा हूँ ऑब्जर्व करना, तीसरे चैप्टर का पहला यूनिट है, 2 यूनिट है तीसरे चैप्टर। इसमें जो मेरा इस पेज पे आ गया, क्या चल रहा है देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। लैंड के बारे में बताएंगे, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना। इस पे रिवॉर्ड क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर मतलब ये मूवेबल है ना, उसको क्या मिलेगा? तो वेजेस मिलेगा, ठीक है। फिर आएगा आपका एंटरप्रेन्योर, तो रिवॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल इंटरेस्ट, और ये सारी बातें, कैपिटल के अलग अलग टाइप दिए। ये बहुत सिंपल एंटरप्रेन्योर में, और एंटरप्रेन्योर बहुत लंबा खींचा है इन्होंने, पता नहीं इतना बोलने को क्या था, लेकिन बहुत सारी बातें, ठीक है, उसकी क्वालिटीज वगैरह, बहुत सारी बातें। 1.18
ये भी फिलिंग द ब्लैंक जैसा है, पूरा खाली है। तीसरे यूनिट में देखो फिर 3.35 है क्या? हाँ तो खाली है मेरे को। क्या अपडेट कर दिया इन्होंने? भर दिया गया। नहीं, वो यूनिट अगर वो चार्ट मिला ना खत्म हो जाता है, बहुत दिया होगा इस बार हटा देंगे क्या होगा, ठीक है। वो चार्ट भर दिया होगा। कौन सा चार्ट? चार्ट में टेबल है, टेबल चार्ट मतलब खाली टेबल है ऐसे। उन्होंने क्या किया था जरा ध्यान से, मैं आपको इसी पे बताता हूँ। इतने सारे कॉस्ट बता रहा हूँ सेकंड यूनिट, और इसमें आपका मैक्सिमम चैप्टर भी बताऊंगा, लेकिन हम पढ़ेंगे आराम से, बट डिफिकल्ट नहीं है बताना। उन्होंने क्या कहा कि आप कितना यूनिट यूनिट प्रोड्यूस करो या मत करो, आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, या आप 11 यूनिट करो, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम, वो चेंज होगा नहीं। कौन सा कॉस्ट बेटा? फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने कहा अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट का उन्होंने फॉर्मूला दिया। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। और ये पहले खाली कॉलम हुआ करता था, मतलब उन्होंने सिर्फ फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल दिया, बाकी आपको सब ढूंढना है। तो 1000 प्लस 0 1000, 1000 प्लस 50 050। ये आपको पूछा लिटरली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है, तो बोलते कि बताओ ये क्या रहेगा, ऐसे भी सवाल आते हैं। और बच्चों को एकदम सिंपल लॉजिक होना चाहिए यार। अगर आप टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस प्लस दिस आपका क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। इतना सिंपल आपका वो चीज चलता है, लेकिन आपको इसके लिए थियरी पढ़ना ही एक्चुअली बोरिंग है। बाकी अगर मैं चैप्टर बिना थियरी पढ़ा है एमसीक्यूज के पॉइंट को ले तो मेरे को तो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसमें लेना नहीं जाता। थोड़ा बोर हुआ चलेगा, लेकिन वो लैंग्वेज दिमाग के नीचे से गई। हाँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि सच में जरूरत नहीं वहां पे जोर छोड़ देगी, लेकिन जहाँ पे मुझे पता है कि करना ही पड़ेगा दोनों तो फिर भी चलेगा, तू कर ले। अब देखो ये सबका कैलकुलेशन समझ रहे हो ना कैसे आता है? दिस प्लस दिस। अब ये 3 कॉस्ट हुए, आपने 3 कॉस्ट पढ़ा, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एमसीक्यूज क्या आता है पता है? Usually the average fixed cost is option A continuously change, option B fixed, option C increasing, option D none of them. Continuously change. Average fixed cost और एवरेज फिक्स कॉस्ट तो मतलब चेंज हो रहा है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन बच्चों को एक पता है फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? सेम। ऐसा वाला ऐसे गेम करता है, फिक्स कॉस्ट सेम है तो आंसर वो सेम भी देता है वहां पर, वो चलता है फिक्स, लेकिन वो फिक्स नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा? एवरेज। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मतलब नंबर ऑफ यूनिट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 का आंसर नथिंग, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 1, 1000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये नंबर आपने इस डेटा पे से बनाया है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि आप जो डिराइव नहीं कर सकते। आपको अगर ये 3 बातें दी तो आगे के सारे कॉलम आप भर सकते हो। ये कैसे अभी लिख लो आप, अगर तुमको ऐसे लग रहा है कि बाद में भूल जाएंगे तो आप वहां पे लिख लो। ये क्या है? टोटल कौन सा कॉस्ट बेटा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका क्या? यूनिट, टोटल यूनिट। तो आपका ये पूरा कॉलम बनाते आ जाएगा लास्ट तक। और वो क्या करेंगे पेपर में, यहाँ पे किधर तो क्वेश्चन मार्क देके बोलो कि थर्ड फोर्थ यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा। तुमको कुछ नहीं करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 250। हो गए तुम्हारे बहुत सारे एमसीक्यू इधर ही पर। नहीं वो बनाना था एक, मेरे को याद है कि जिसमें ना एक यूनिट थे और अपन ने पूरा लिखा था, मेरे को याद है ना मेरे को, ठीक है मेरे को याद है था। अब ठीक है जो भी है एवरेज, अभी क्या होगा? एवरेज वेरिएबल। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट?
टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला यहाँ से देखो तो दिक्कत नहीं आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड टोटल कॉस्ट नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल वेरिएबल। तो 50 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या रहेगा 50, लेकिन 90 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या है 40। तो ये भी आपने डिराइव किया है, ये नहीं देती फिर भी आप पूरा कॉलम भर सकते हैं। क्या कहा मैंने, एवरेज मैं लिखवा के दूंगा। आज क्या करेंगे हम लोग, इसे 3 टेबल लिखेंगे और बाकी के सब बनाए। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, लेकिन वो एक बार आदत गई ना तो दिक्कत नहीं आएगी। 15-20 मिनट वेस्ट हो गए, लेकिन वो करो, क्योंकि फिर तुम्हारे मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का विषय खत्म हो जाएगा और बच्चों को इधर ही दिक्कत आती है, इधर नहीं और आगे आएगा। एवरेज टोटल, अभी एवरेज किसकी बात की, टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सिंपल, टोटल कॉस्ट 1050 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 1050। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका टोटल जो भी क्या बेटा आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब 1090 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आएगा 545। फिर यहाँ पे आपका 1140 डिवाइडेड बाय 3 सो ऑन, लेकिन तुमको समझा। अब आते हैं मेन पे, दैट इज मार्जिनल, और मार्जिनल कॉस्ट पे ही एक्चुअली बच्चा गड़बड़ करता है बहुत सिंपल, लेकिन उसको फॉर्मूला रिकॉल नहीं होता। हमारा जो ये उस वक्त में क्या बोलता बेटा कि हमने एक टेबल पढ़ा था, यहाँ पे आप देखो 10 18 24 ऐसे कुछ 28 समथिंग कुछ तो था, ठीक है 20 और यूनिट थे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको अगर पूछा जाता कि बताओ तो फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना आता, तो आप क्या करते, फोर्थ यूनिट का टीयू कितना है 28 माइनस थर्ड यूनिट का टीयू 24, तो आप कहोगे इसका एमयू कितना है 4। तो आप टोटल यूटिलिटी जिस पे पूछा है उसमें से किसका टोटल यूटिलिटी माइनस करते थे, प्रीवियस यूनिट का। तो वैसे मतलब वापस बोलो, जैसे कि वो पूछते 3 पे एमयू क्या आएगा, तो 3 का टोटल यूटिलिटी कितना है 24 माइनस 2 का टीयू कितना है 18, 24 माइनस 18 कितना आ जाएगा 6। वैसे ही क्या बोला सर, उन्होंने अगर बोला रहता कि तीसरे पे मेरा मार्जिनल क्या कॉस्ट कितना रहेगा, तो आप टोटल कॉस्ट कॉलम में आओ, तीसरे पे टोटल कॉस्ट कितना है 1140। आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे दूसरे का टोटल, 1090 माइनस करो 1140 50। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपने मार्जिनल कॉस्ट देख के अपन डर जाते हो। इसका थियरी आधे 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद यहाँ पे आने में कोई सेंस नहीं है। दिस प्योर एग्जाम ओरिएंटेड विषय। अगर ऐसे पढ़ा तुम बोलोगे आता एमसीक्यू एग्जाम था, लेकिन यही अगर पूरा चैप्टर चालू करता बोलता चलो बेटा पढ़ो, तुम आधे सो जाते 3 बार 3:30 बार सब सो जाते हो यार। अब देखो ये 5वें यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो 5वें पे टोटल कॉस्ट देखो कितना है 1255, और 5वें पे मार्जिनल कॉस्ट पूछा तो इसके टोटल में से चौथे का टोटल माइनस करो 1196, 1255 माइनस 1196 कितना आएगा 59। उधर देख के करो, नॉनसेंस करो ना कैलकुलेटर पे, बोले उधर देख लेते सर क्या है, उधर देखा तो फिर क्या फायदा होगा। मैथ्स का लेके अरे पर नहीं तो मोबाइल है ना मेरे भाई, मोबाइल कैलकुलेटर देना इंस्टाग्राम करो फटाफट। क्या करना है, 5वें यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना 1255 माइनस 1 नॉनसेंस 1255 और 4 करके जैसे 59 आ रहा था ना, कितना मंद हो गया अपन। तो तुम फिर भी तुम बोलते कैलकुलेटर में कर लेते हो, एक बात होता कोई कॉन्फिडेंस तो किसी बात में मतलब कितना आएगा, बेटे शानू ने देख लेते एक बार गलत देखा मेरा सभी बंदे अपन याद दो 1480 तो ऐसे यूनिट हां तो कैलकुलेट कर लो नहीं मुझे बोला चलो। तो पॉइंट इज व्हाट, इतने फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं थी। ये उन्होंने बोला टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितने टाइप्स है कि हमने फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, 7 कॉस्ट हो। और इतने तो ये टेबल लिटरली बना के देता है, और आपको क्या होता है कि इसमें से बीच में कहीं भी क्वेश्चन मार्क्स देंगे और बच्चा होता है हमारा जमना नहीं तो मैथ्स
और एक आधा देखो एमसीक्यू देगा पीछे और कौन सा नंबर मैं भी देखा हाँ क्या है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 कितने के तुमको जवाब देने हैं? 1 2 3 मार्जिन रिटर्न छोड़ देना सिर्फ 1 और 2 के आंसर 27 और 28 आउटपुट टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ये रहा उन्होंने कहा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 2 अरे इसका तो मुझे जवाब बताओ भाई ये बहुत भारी सवाल है उन्होंने क्या कहा द एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ आउटपुट इज डैश डैश क्या आंसर 205 कैसे निकाला 400 नहीं अबे लोग कौन सा कॉस्ट बोला है एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है पता है 240 पहले ये दिमाग में क्योंकि जीरो प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आता है उसको क्या बोलेंगे फिक्स कॉस्ट अरे लॉजिक है ना मालिक उन्होंने फिक्स कॉस्ट दिया है क्या नहीं उन्होंने क्या दिया है टोटल कॉस्ट अब तुमको 2 कॉलम बनाना है कि भाई फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा अगर जीरो पे जो भी हो रहा है वो क्या रहेगा फिक्स कॉस्ट तो मेरा पहले 0 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट 240 है एक पे भी कितना रहेगा 240 लेकिन एक पे 330 हो गया टोटल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा 90 ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया पहले फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट निकाल लिया उन्होंने क्या पूछा एवरेज फिक्स कॉस्ट अरे दूसरे यूनिट पे भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 240 और टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा दिस शुड बी योर लग गई ना इसीलिए बोलते चलो तो नहीं आता करके सर तो इजी बोला टेबल तो बहुत भारी था और आंसर आया इस ऐसे क्या पागल है क्या ऐसे दे देगी थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे इससे थोड़ा पेशेंसली करो इसलिए चैप्टर बच्चे डिफिकल्ट करते चैप्टर डिफिकल्ट नहीं तीसरा और चौथा चैप्टर बच्चों ने हवा बना के रखा बोले सर टेस्ट करते भाई सिंपल है आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि 0 यूनिट पे अगर 240 रुपया कॉस्ट आ रहा है तो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा फिक्स और एक बार फिक्स कॉस्ट पकड़ लिया और 10 से 10 मिनट तक या जितने भी मिनट हमेशा क्या रहेगी 240 फिर आगे का जो भी एलिमेंट बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है वेरिएबल राइट अब इसका मार्जिनल कॉस्ट कितना है 6 दिस माइनस ये तुम्हारा लेकिन पहले की लग गया ना मार्क्स ठीक है अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ जरा थर्ड यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है सीधा आंसर दे नहीं निकाल थर्ड यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना पहले थर्ड यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट निकालो क्या करना है पता है मैं बताता हूँ तुमको अगर नहीं समझा रहेगा 280 है ना इसमें से फिक्स कॉस्ट एलिमेंट निकाल दो 240 480 में से 240 240 आएगा ये क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट अब वेरिएबल कॉस्ट और तुमको क्या पूछा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 80 खत्म लॉजिक समझ रहेगा कुछ भी पूछे एक बार तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है फिर दिक्कत नहीं तुमको पूछा कि पांचवे पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा टोटल कॉस्ट कितना है 610 फिक्स कॉस्ट कितना है 240 एवरेज कॉस्ट कितना आएगा 370 और एवरेज मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट एवरेज नहीं वेरिएबल कॉस्ट आएगा 370 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 370 डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट समझ में आ रहा है फॉर्मूला अगर तुम्हारा डन है तो उसके लिए प्रैक्टिस होगी नो डाउट लेकिन डायरेक्ट ऐसे देगी नहीं फर्क के लिए हाँ ये तो डायरेक्टली चालेल लेकिन सिंपल है मैथ्स देख के डरो मत की सर बच्चा बोलता सर ते मैथ्स आम्हाला पहिलेच लावून द्यायचं नाही ते बरोबर मैथ्स सिंपल है और चैप्टर इजी है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात है इसके अलावा सब सिंपल है लेकिन क्यों डिफिकल्ट होता है ये क्योंकि थियरी मैं पूरे बोर्ड से हर एक थियरी पढ़ाता हूँ तुमको उतना पेशेंस है नहीं और फिर बोलते यार क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है उसमें मेन कंसेप्ट भी गला देते फिर मैं देखूंगा जहां पे मुझे लगा कि ये चीज ऐसे बता के समझ के वैसे ही बताओ वैसे उसको पकड़ना और सारे एमसीक्यू डन कर लेना तुम्हारा भी कटकट नहीं तुमको भी बोर होता नहीं पड़ेगा और मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा दोनों विन विन सिचुएशन में
इकोनॉमिक कॉस्ट, लेकिन ये समझा के बताओ। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेवर यू शेप। अब इसका क्या सीन है बताए, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। आपको ये जो शेप की बात कर रहे हो, आप मुझे बताना बेटा, जस्ट आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, इधर गया यू शेप, ये वाला। यहाँ पे मैं एक ई ऑप्शन लिखता हूँ, इसका क्या शेप रहेगा जरा मुझे बताओगे, बहुत होशियार बच्चा बता पाए। टोटल फिक्स कॉस्ट का एक एक कर्व का शेप क्या रहेगा, सिंपल, जितना उतना ही रहेगा। डन ना, दिस इज द शेप। एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या रहेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, यहाँ से वो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वो क्या जाएगा, कम कम होगा। शेप समझ रहे, डाउनवर्ड। मतलब इनमें से हमको वो वाला शेप दिख रहा है कि जो यहाँ से ऐसा चालू हो रहा है और बाद में वापस क्या हो रहा है, उठ रहा है, उसको कौन सा शेप बोलेंगे, यू। अब ध्यान से समझना, एवरेज कॉस्ट ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी आप देखो, मार्जिनल कॉस्ट भी आप देखो, कम 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 ही हो रहा है और नेगेटिव होगा। तो क्या मार्जिनल शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट नेवर यू शेप। तो मार्जिनल कॉस्ट तो मे बी मेरे को लग रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी लॉजिकली लग रहा है कि नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट में जरा टेबल पे जाओ, आप देखो कभी बढ़ा है, क्योंकि कुछ कुछ समय वो ऐसे इवैल्यूएशन देते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। नेगेटिव हमारा यूटिलिटी गैप है, लेकिन कॉस्ट कॉस्ट में आप टेबल में जाओ, वो बढ़ा होगा इसलिए वो नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं है कॉस्ट में तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एवरेज फिक्स कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट तो देखो फिर भी वो सम के हिसाब से ऊपर बढ़ा रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव था लेकिन कॉस्ट में वो मे बी प्रोडक्शन की वजह से बाद में वापस तो बढ़ा रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट छोड़ दो, तो ये यू शिफ्ट हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहेगा, देख लो आप टेबल पे जाओ, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, फिर अगेन नहीं दोबारेगा तो यू शेप हो, ठीक है। उसके बाद एवरेज कॉस्ट ऑफ कर्व, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल नहीं, एवरेज टोटल, पहले कम हुआ रहेगा फिर डेफिनेटली बढ़ा रहेगा। तो तीन कॉस्ट यू शेप है, कौन सा, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे मैंने बताया तो डिक्लाइन ही होगा, तो यू शेप कभी भी होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो ऐसे अगर पढ़ा और ये याद रहेगा तो ये भी तरीका आता है। अब इट्स अप टू यू, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड तुमको ये ज्यादा समझ, मॉड्यूल पढ़ा तुम बोलता नहीं अगर रिवीजन हो गया तो बोर होता, अपन ये याद रखो अल्टीमेटली तुमको समझना है ये वाला एमसीक्यू। अब बच्चे क्यों डरते हैं, ये नहीं समझता बात, बोले कव उसको समझता है शेप क्या, वो तो अवगढ़ है, ये डायरेक्ट दिलत नहीं, बोले कव का शेप। अब तुमको लॉजिक अगर तुम लगाओगे और तुमने अभी देखा कि एवरेज कॉस्ट नीचे से आके ऊपर हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो यू शेप, एवरेज वेरिएबल भी नीचे जाके ऊपर आ रहा है, कौन सा कव है जो डिक्लाइन ही हो रहा है, वहां पे देखो वो बढ़ ही नहीं रहा है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर है, लॉजिक क्लियर है, चैप्टर सिंपल है, तुम लोग उससे कॉम्प्लिकेटेड करोगे अगर तुमने प्रॉपर ध्यान से नहीं देखा। और जिसका नजर हटे दुर्घटना घटे, सारी कोई विषय नहीं यहाँ पे, मतलब वो चैप्टर तुमको सेकंड चांस देगा ही नहीं, फिर एक ही ऑप्शन देगा, ऑप्शन लगा एकदम से। और फिर दो ऑप्शन को डाल दोगे, ऑलरेडी मैथ्स लगा चुका है, अकाउंट लगा चुका है, ये इको का सहारा था, उधर तुमने ऑप्शन में डाल दिया, पास तो सब में हो जाओगे, फिर ऐसे ना हो कि 190 में फेल हो। तो बता रहा हूँ तुमको, तो इकोनॉमिक्स में तुम किधर भी सेक्रीफाइस मतलब ना कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर, हर एक एमसीक्यू तुम्हारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसे समझ के जाओ, और उधर कोई रिस्क लेने का ही। बहुत सारी ऐसी बातें जो बिना चैप्टर पढ़ाई अपन कर सकते हो, डेली हम जाएंगे पूरी चीजें जहाँ पे अच्छे से पढ़ना है वो चीज पढ़ा होगा तुमको, प्रॉपर ये करके दूंगा, सिर्फ रेगुलर करना, और हरी मत करो जितना मैं कर रहा हूँ। तुमको लग रहा है ना कि चैप्टर स्लो हो रहा है, तुम टाइम ज्यादा है, एक्स्ट्रा प्रीवियस रिवाइज कर सकते हो। और जब जहां तक अपन आ चुके हैं ना, वहां तक तुम्हारा पढ़ाई रेगुलर बेसिस पर रिवाइज, आगे काम करवा के उसका टेंशन, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी की इस बार 90% जनता, 95% जनता पास होने के लेवल पे आ चुकी है, अभी भी बहुत टाइम, ठीक है। और सच में डिजर्विंग बैच हो रहा है अभी, और इसको वैसे ही रखो, टेस्ट हो रहे तो प्रॉपरली दो, और वो लॉ का मेरे हिसाब से वैसे ही रखेंगे, क्यूमुलेटिव टाइम, प्रेशर बढ़ने दो, अच्छी बात लगने दो, क्योंकि एक महीना क्या पढ़ रहे हो उस पर डिसाइड करो, पढ़ाई करते हो तुम्हारी बिल्कुल करो कि एकदा वाचलं दुसऱ्या का कमीच वाचलं, मगर एक एक महीना मांगोगे तो प्लीज नहीं चलेगा, और तुमको लॉजिकली समझ में आ रहा है वैसे पढ़ के कोई मतलब नहीं। तो नेक्स्ट ई लॉ का फुल लेंथ रेडी रहना 15 अक्टूबर, तो फिर 15 दिन मिल रहे, फिर बोलना मत सर बाकी के टेस्ट रहेंगे, अब ये तुम्हारा लुकआउट है कि उसको कैसे मैनेज कर, बाकी के टेस्ट को मत बोलना, लेकिन तुम क्या करना, प्रेशर को पॉजिटिवली लेना, जितना हो रहा है कवर बेस्ट करना। और एक बात, 30 तारीख के फुल लेंथ में ऐसे मत पढ़ना,
आधा 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 आधा, एक चैप्टर बोले कि सब कवर करना है, दो टारगेट दो के तीन ही करना है, लेकिन ऐसे कुछ भी आ जाए, अगले फुल में और दो कर लेंगे, ये तीन को भी हाथ भी नहीं लगेंगे तो भी आना चाहिए, ऐसे अगर क्या तो मजा है। तो तुम सब आधा आधा करते कुछ भी पढ़ के जो, ठीक है। तो ये ऐसे गलत स्ट्रैटेजी है कि तुम लोग ऊपर ऊपर से सब पढ़ रहे हैं, अगली बार वापस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, तो भाई पहले फुल में तीन करो, उसके चैप्टर के आ रहे तेरे को आंसर, दूसरे में वो तीन को हाथ मत लगा फिर भी आने चाहिए, फिर दो कर, तेरा विषय खत्म। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन रुकेंगे आज। ये यूनिट अपन वही तुमको मैंने झलक दे दी क्या है, इकोनॉमिक डिफिकल्ट नहीं है, ये अवगढ़ है, सिर्फ तुम लोग खुद को लेक्चर में एब्सेंट मत देना, रह गए तो लेक्चर देख लेना, एक दिन अगर तुम आगे पीछे हुए तुम्हारा कंट्रोल छूट जाएगा, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, कंट्रोल छूटा विषय खत्म हो जाएगा, बाकी डिफिकल्ट है। चलो भागो, थैंक यू सो मच।